हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टोरी बुक पर। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक कहानी लेकर आया हूं आप सबके बीच। ये कहानी का शीर्षक है परिवार का बदलता स्वरूप। किस तरीके से आज के समय में मेरे और आपके परिवार के लोग बदलते जा रहे हैं, आज इसी के बारे में जानेंगे। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार के दो रूप है, आंतरिक रूप और बाहरी रूप। बाहरी रूप का नाम रीति रिवाज है जो हमारी आंतरिक रूप की रक्षा करता है। आंतरिक रूप हमारी जीवनचर्या में शामिल है जो कुछ नियमों पर आधारित होता है। इन नियमों के पालन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अनुशासन और सामाजिक नियमों को सम्मान देकर ही मनुष्य आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। हम सब ने बचपन से यही सुना है कि परिवार ही सामाजिक जीवन की प्राथमिक पाठशाला है और मां हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। बचपन से ही परिवार में चल रही गतिविधियों को देख कर बच्चे उसे अपनी जिंदगी में अपनाने लगते हैं। आवश्यक नहीं कि सभी बातें पाठशाला की तरह बैठकर पढ़ाई जाए। बहुत कुछ बच्चे सहज ही देखकर और सुनकर सीख जाते हैं। बच्चों का लालन पालन जब संयुक्त परिवार में होता था तो चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, भैया भाभी और बुआ तथा दीदी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। समय के साथ साथ परिवार की परिभाषा भी बदल गई है। परिवार की आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए भटकते लोगों की उलझती जिंदगी में संयुक्त परिवार कब खो गया पता ही नहीं चला। अब परिवार की परिभाषा में हम दो और हमारे दो के आगे दादा दादी भी खोते जा रहे हैं। उस पर जीविकोपार्जन के लिए भटकते लोगों के पास समय का अभाव बच्चों को परिवार से निकालकर हॉस्टल तक पहुंचा दिया। बढ़ते प्रतिस्पर्धा के दौर में स्तरीय शिक्षा भी एक बहाना बन गया और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें परिवार में अपनों से कदम कदम पर जो स्नेह और शिक्षा मिलना था उससे वे वंचित रह गए, जिसके कारण बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा नहीं मिल रही है। नतीजा, बड़े होकर पारिवारिक रिश्तों की अहमियत पहचानने में कमी आने लगी है। इस तरह बड़े होकर ये बच्चे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम पहुंचाने लगे हैं। शहरों में बोर्डिंग स्कूल और वृद्धाश्रम की बढ़ती हुई संख्या इसका प्रमाण है। इसे समाज सेवा के रूप में कम और व्यवसाय के नए विकल्प के रूप में अधिक देखा जाने लगा है। प्रश्न यह उठता है कि इन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका समाज पर क्या दूरगामी परिणाम होगा। विषय बहुत गंभीर है और जिस तरह से पारिवारिक, सामाजिक और देश हित में होने वाले सभी विषय पर राजनीति होने लगता है, डर है यह विषय भी राजनीति के बलि न चढ़ जाए। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन रोज रोज की बढ़ती हुई पारिवारिक समस्याओं से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। आपसी संबंधों में बढ़ती दूरियों के कारण सिसकती हुई जिंदगी और सहमे हुए लोगों की बढ़ती हुई समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। इस समस्या को कम करने के लिए बच्चों के परवरिश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहाँ पुत्र और पुत्रियों में कोई भिन्नता नहीं करना चाहती। माँ और देश के लिए तो दोनों बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। ऐसा नहीं है कि पुत्र अगर गलती करता है तो वह स्वीकार है और पुत्री वही गलती करती है तो वह स्वीकार नहीं है। गलती चाहे जो भी करे, गलत तो गलत है। यहां मैं बात संस्कार की करना चाहता हूं। दुनिया की हर स्त्री एक पुत्री है और हर स्त्री बहू तथा मां बनती है। हम एक कहावत सुनते हैं कि बेटी पराया धन है। इस मानसिकता ने पारिवारिक सामंजस्य का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेटियां कोई वस्तु या धन नहीं हैं और पराया तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वो दूसरे घर की ही मालकिन तथा भविष्य हैं। सिर्फ समझने की जरूरत है कि बेटी से मालकिन तक की ये यात्रा बहू और मां से होकर जाता है।
जो बेटी अपनी इस यात्रा की जिम्मेदारियों को जितनी अच्छी तरह से और जितनी जल्द समझती है और जितना प्रेम से अपनी इस यात्रा को संभालती है, घर परिवार और समाज में उसको उतना ही सम्मान मिलता है। आवश्यक है कि हम उन्हें इस उत्तरदायित्व के लिए पहले से तैयार करें। यहां यह कहना होगा कि बेटियों की अच्छी शिक्षा इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। किसी ने सच कहा है, बेटा माता पिता को स्वर्ग पहुंचाता है, बेटियां स्वर्ग को घर में लाती है और बहुएं घर को स्वर्ग बनाती हैं। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाना जरूरी है, अन्यथा घर सिर्फ मकान बनकर रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बढ़ते प्रयोग से वैसे भी रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है और दिलों में फासले आने लगे हैं। मेरी हर मां से प्रार्थना और नम्र निवेदन है कि वे अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने घर को बर्बाद होने से बचाएं। आज के समय में विवाह के पश्चात ही लड़कियां अपने पति के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करती हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि आज के इस युग में लड़की के माता पिता ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि लड़कियां तो अपने मां बाप से जुड़ी रहती हैं और पति से ही उसके माता पिता को दूर कर देती हैं। पुरुष अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहता है। रोज रोज की बढ़ती हुई झिकझिक के आगे वो समर्पण कर देता है। ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बढ़ने लगी हैं। वैदिक काल में भी नारियों को हर स्तर पर सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध थे। वे भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। गृह कार्य से लेकर कृषि, प्रशासन एवं यज्ञ कर्म से लेकर अध्यात्म साधना तक सर्वत्र उनकी सम्मानजनक उपस्थिति दिखाई देता है। कहीं कहीं वह मंत्रद्रष्टा ऋषिका के रूप में भी अपना वर्चस्व प्रकट करती थीं। वैदिक समाज में पुत्र के समान ही पुत्री को स्नेह, दुलार एवं आदर सम्मान दिया जाता था। ऋग्वेद में भी पुत्र एवं पुत्री के दीर्घायु की कामना का उल्लेख मिलता है। उस युग में भी धार्मिक कार्यों में बालिकाओं को बालकों के समान अवसर प्राप्त थे। अथर्ववेद में भी बालिकाएं ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विविध प्रकार की विधाओं में पारंगत होती थीं। ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने तपस्या के बल पर अभिष्ट वर की प्राप्ति की, जैसे उमा, धर्मव्रता आदि। शिक्षा के साथ ही वे नाना प्रकार के गायन, वादन एवं नृत्य जैसी ललित कलाओं में भी प्रवीण थी। इस प्रकार कन्याओं को वैदिक काल में भी उच्च स्थान प्राप्त था। बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण करती हुई वे नाना प्रकार की विधाओं से विभूषित होती थीं। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेकर शिक्षा ग्रहण करती हुई युवा होने पर उनका विवाह होता था। पत्नी के रूप में भी स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त था। ब्रह्मवादिनी स्त्रियां उपनिषद युग की विशिष्टता मानी जा सकती थी। ये स्त्रियां ब्रह्मा विषयक व्याख्यान में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देती थीं। उस युग में वे महान दार्शनिकों से वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ करती थीं। इस संदर्भ में मैत्रेयी और गार्गी के संवाद का उल्लेख आता है। प्राचीन इतिहास में सुलभा का नाम प्रसिद्ध है। सुलभा का संकल्प था कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा उसी से वह विवाह करेगी। पुरातन युग में भी स्त्री सुगृहिणी होने के साथ पति के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। यहाँ राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती के नाम का उल्लेख अनुचित नहीं होगा। कुंती ने अपने आतिथ्य सत्कार से दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि को प्रसन्न कर मनचाहा वर प्राप्त किया था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संहिता काल से लेकर महाकाव्य काल तक स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के माता पिता ये ना समझें कि हमारी बेटी को हमने अधिक शिक्षित किया है। हाँ, शिक्षित तो हमने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम संस्कार देने में कंजूसी करने लगे हैं। हम भूल रहे हैं कि हमारी बेटी एक नए घर की बहू होगी तथा हर मां किसी न किसी की बेटी है, और जिसे आज वो अपना घर कहती है कभी उसके लिए भी नया और शायद अनजान था। आज जितना आदर और सम्मान उसे इस नए घर में मिलता है, उतना अब उस घर में नहीं होता होगा जहां उसने जन्म लिया और पली बढ़ी है, खासकर जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं।
यदि हम सभी माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ अच्छी संस्कार दें, उनमें अच्छी भावनाओं का विकास करें, तो उनका परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और दोनों तरफ खुशियों का वातावरण बना रहेगा। आवश्यकता है कि हम सभी अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ यह संस्कार भी दें कि तुम दो घरों की भविष्य हो और दोनों घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। समय के साथ साथ वही बहू जब मां बनती है और जब समय आता है कि घर में उसकी भी बहू आती है, तब तक वही बेटी इस नए घर की मालकिन हो जाती है। यही घर सहज ही उसका अपना हो जाता है। इस तरह हमें अपनी बेटियों में ये संस्कार देने ही होंगे कि वो समझ सके कि वही बेटी उस नए घर की भविष्य का मालकिन है, वह पराया धन नहीं है। अब हम यदि देर करेंगे तो शायद वृद्धा आश्रमों की संख्या और अधिक बढ़ते चले जाएंगे और हम भी कहीं न कहीं उस आश्रम में पड़े होंगे। हमें बेटों से अधिक बेटियों को शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि बेटी ही तो बहू और मां होती है। लोग कहते हैं कि अमुक आदमी ने अपनी मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अगर बेटा को ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना होता तो विवाह से पहले भी तो छोड़ सकता था, लेकिन विवाह के बाद ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज की बेटियां सिर्फ एक घर को ही संभाल पा रही हैं, जिसका उत्तरदायित्व उनके माता पिता तक सीमित रहने लगा है। इस संकुचित सोच को सामाजिक स्तर पर समझने की जरूरत है। यदि माता पिता के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए पति सास ससुर जो कि जिंदगी भर का परिवार है उसे न भूले, तो ना ही दोनों परिवार सुखी होंगे, बल्कि समाज और देश का भी कल्याण होगा। युवा पीढ़ी के ऊपर अनावश्यक पारिवारिक चिंताएं और कलह हावी होने की जगह उन्हें देश हित में और समाज हित में सोचने का अधिक से अधिक अवसर मिलेगा। ये बातें छोटी हो सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें स्वीकारना होगा कि प्रदूषित आरंभिक शिक्षा और बढ़ती पारिवारिक कलह के कारण युवाओं में चिंता और डिप्रेशन जैसी बीमारियां कम उम्र में ही हावी होने लगी हैं, जबकि अविवाहित पुरुष या स्त्री का समाज को एक अलग योगदान दिखाई दे रहा है। इस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने में आज के युवा कहीं न कहीं कमजोर पड़ने लगे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है और आज आवश्यक है कि हम विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा के साथ साथ साहित्य और समाज अध्ययन पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को और भी बेहतर ढंग से समझ सकें। डॉक्टर अभियंता नहीं हो सकता, अभियंता नेता और अभिनेता नहीं हो सकते, लेकिन सभी डॉक्टर, अभियंता, नेता और अभिनेता किसी न किसी के बेटा या बेटी हैं, किसी न किसी के पिता या माता हैं, किसी न किसी के भाई या बहन हैं और किसी न किसी के दादा और दादी जरूर बनेंगे। इसलिए पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के महत्व को समझना और समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।